हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित के 4th चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन इसका पूरा परिचय करेंगे। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा। तो आंकड़े क्या होते हैं, उनका निरूपण कैसे करते हैं, दंड आलेख, चित्र आलेख, पाई चार्ट कैसे बनता है, सब आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। ऑलराइट। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें और यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी। तो शुरू करते हैं। ऑलराइट। तो आंकड़े क्या होते हैं, देखो मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। सुना होगा अगर आपको क्रिकेट में रुचि है कि कमेंटेटर कहते हैं कि इस ग्राउंड में जिस टीम ने पहले बैटिंग की है वो 70% जीती है और बाद में बैटिंग करने वाली टीम केवल 30% बार जीती है। ये क्या है? ये आंकड़े हैं। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो टीम टॉस जीतेगी उसके माइंड में ये होगा कि मुझे पहले बैटिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पहले बैटिंग करने वाली जो टीम है उसको फ़ायदा मिलता है। इस पिच का मिजाज ऐसा है कि पहले बैटिंग करने वाली टीम को फ़ायदा होता है, तो वो भी टॉस जीत के ऐसा करेगी। तो ये सब कैसे पता चला? ये आंकड़ों से पता चला। आजकल तो आंकड़ों का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इवन आप अपने छोटे मोटे खर्चे भी अगर आप लिख रहे हैं कि मैंने जनवरी के महीने बाहर खाने पे इतना खर्चा किया, फरवरी के महीने इतना खर्चा किया, मार्च के महीने इतना खर्चा किया, अगर आप उसका हिसाब रखते हैं तो फिर आपको फ़ायदा होता है उससे। आप ये देखते हो कि अरे यार मेरे खर्चे तो बढ़ रहे हैं, मुझे खर्चों में कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप आंकड़े ही नहीं रखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके खर्चे कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं। तो आंकड़े रखने का, आंकड़ों का ये फ़ायदा भी होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आंकड़े क्या होते हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके। अब देखो आंकड़े हमारे पास होते हैं तो इनका अलग अलग तरीके से निरूपण भी होता है। इनको भाई दर्शाना पड़ता है ना कि आंकड़े किसी ने इकट्ठा किए तो कुछ तो करके लिखेंगे, कहीं तो लिखेंगे उस चीज़ को और किसी को बताएंगे कि भाई ये मैंने आंकड़े इकट्ठे किए हैं। तो आंकड़े इकट्ठे करने का जो सबसे सिंपल तरीका है वो आपने ये देखा होगा कि एक टेबल ये बना दी और यहाँ पर एक तरफ मान लो कि अलग अलग कक्षा के विद्यार्थियों को ये कहा गया कि भाई तुम्हें पेड़ लगाने हैं, तो बच्चे फिर पेड़ लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ये लिखूँ कि ये कक्षा है और ये पेड़ों की संख्या है कि कितने पेड़ वो लगा रहे हैं, यहाँ पे कक्षा 6, 7, कक्षा 8, कक्षा 9, और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि कक्षा 6 के बच्चों ने 30 पेड़ लगाए, कक्षा 7 के बच्चों ने केवल 15 पेड़ लगाए, कक्षा 8 के बच्चों ने 40 पेड़ लगाए, कक्षा 9 के बच्चों ने 45 पेड़ लगाए। कुल पेड़ कितने लगे ये भी हम यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं। तो ये आंकड़ों को दर्शाने का सबसे बेसिक तरीका है। ये सिंपल हम तालिका बना सकते हैं, ये टेबल बना सकते हैं। तो ये भी जो मैंने लिखा है ये मैंने आंकड़ों को दर्शाया है। लेकिन आंकड़ों को दर्शाने के और भी, आंकड़ों को निरूपित करने के और भी तरीके होते हैं। उनमें एक तरीका है चित्रालेख। चित्र यानी पिक्चर, तो इसको इंग्लिश में पिक्टोग्राफ कहते हैं। तो जो मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर ये जो लिखा है, अब मैं उसको चित्रालेख करके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि एक पेड़ मैंने जो बना रखा है ना, छोटा सा ये यहाँ पे पेड़ बना रखा है, ये 10 पेड़ बताता है। तो ये 10 पेड़ है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो ऐसे करके हम चित्रालेख करके भी बना सकते। तो यहाँ पे अब किस तरह से निरूपित करते हैं आप देख सकते हैं। कक्षा 6, इसके आगे 3 पेड़ बने हैं, तो कितने पेड़ उन्होंने लगाए? तो एक पेड़ मैंने बना रखा है, 10 पेड़ दर्शाते हैं। तो 10 ये हुए, फिर 10 ये हुए, 10 ये हुए, टोटल कितने हो गए? 30 पेड़। तो कक्षा 6 के बच्चों ने 30 पेड़ लगाए। ये आधा पेड़ बना हुआ है तो ये 5 पेड़ दर्शा रहा है, ठीक है। तो 10 ये हो गए, 5 ये हो गए, तो कक्षा 7 के बच्चों ने 15 पेड़ लगाए। अब ये बताओ ये कितने हैं? ये 40 पेड़ हैं। तो कक्षा 8 के बच्चों ने 40 पेड़ लगाए और कक्षा 9 के बच्चों ने 40 और आधा पेड़ ये यानी 5 और 45 पेड़ ये लगाए। तो ये हमने चित्रालेख बनाया है। तो जो जानकारी हमने सिंपल साधारण सी तालिका में ये लिखी थी, इसको हम चित्रालेख करके भी दर्शा सकते हैं, ये आप समझ गए होंगे, है ना। अब देखो यहाँ से हम कुछ निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। तो अगर मान लो कि यहाँ पर आपको लिखना है कि इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, तो वो भी आप लिख सकते हैं कि इससे निष्कर्ष ये निकला। जैसे
कक्षा 7 के बच्चों ने भाई सबसे कम पेड़ लगाए, इन बच्चों ने सबसे कम पेड़ लगाए, तो इन बच्चों को अब डांट पड़ेगी कि तुमने इतने कम पेड़ क्यों लगाए। कक्षा 9 के बच्चों ने सबसे अधिक पेड़ लगाए, तो इनको इनाम मिलेगा, शाबाशी मिलेगी कि हाँ भाई अच्छी बात है, तुमने सबसे ज़्यादा पेड़ लगाए। इस तरह से तो ये हम ये तुलना कर सकते हैं हम कि किस कक्षा के बच्चों ने कितने पेड़ लगाए। तो यही अध्ययन करना हो गया, ये जो हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं ये अध्ययन करना हो गया कि हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, देख के समझ रहे हैं कि हाँ भाई कितने कि क्या क्या है इस आलेख में, क्या क्या है। तो अब आपको समझ आ गया कि चित्रालेख क्या होता है। अब इसके बाद है दंड आलेख, बार ग्राफ जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर बना है उसी को मैंने दंड आलेख में दर्शा रखा है। तो अब आप समझ गए ना कि सेम जो ये आंकड़े हमने ऐसे लिखे हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे करके भी दर्शा सकते हैं। तो अब कैसे बनाते हैं ये, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये वाली लाइन है यहाँ पर है पेड़ों की संख्या और यहाँ पे कक्षा है। तो पेड़, अब देखो ये नंबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नंबर की नंबर हम किस तरह से लिखें, नंबर कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान से समझो बच्चों इस बात को। हमें यहाँ पर इन नंबरों को देखना होता है या फिर यहाँ पर इन नंबरों को देखना होता है, यही तो है 30, 15, 40, 45। तो यहाँ पर भी उसी तरह से हम बनाएंगे। अब यहाँ पे 5, 10, 15, 20 करके नहीं बनाएंगे, क्योंकि 5, 10, 15, 20 करके अगर बनाए हम तो बहुत आगे पहुँच जाएगा ना। तो 10, 20, 30, 40 करके बनाएंगे, ताकि जो जितने इसमें हैं, सबसे बड़ा इसमें 45 है, 45 तक कवर होना चाहिए। तो 50 तक भी काफ़ी था, फिर भी हमने 60 तक लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर एक कक्षा है। अब कक्षा 6 देखो, कक्षा 6 के बच्चे जो हैं, कक्षा 6 के बच्चों ने कितने पेड़ लगाए, 30 पेड़ लगाए। तो आप ये देखा यहाँ पर, अगर मैं इसको हटाऊँ तो यहाँ पर कैसे बनेगा ये, इसको हम ऐसे बना देंगे। कक्षा 6 के बच्चों ने 30 पेड़ लगाए, कक्षा 7 के बच्चों ने कितने पेड़ लगाए, अब ये देखो ये यहाँ तक 15 पेड़ लगाए ना, तो यहाँ तक आएगा, ये आधा तक आएगा, है ना। अगर आप देख रहे होंगे तो 10 ये है, 20 ये है और बिल्कुल बीच में ये है, इस तरह से 15, यानी इन्होंने 15 पेड़ लगाए। कक्षा 8 के बच्चों ने कितने पेड़ लगाए, कक्षा 8 के बच्चों ने यहाँ पर आप देखें अगर तो 40 पेड़ लगाए, है ना। तो इस तरह से हम ये बना सकते हैं। कक्षा 9 के बच्चों ने, तो ये 40 और 45 के बीच में है, कितने पेड़ लगाए, 45 पेड़ लगाए। तो इस तरह से हम, ये 30 था, लिखते नहीं हैं, ये सब नहीं लिखना है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। और ये है दंड आलेख, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि दंड आलेख कैसे बनाएं। ओके, अब यहाँ पर एक काम करते हैं, हम एक और कॉलम यहाँ पर बनाते हैं। ये जो यहाँ पर ये हैं, थोड़ा इधर खिसका के, और एक और कॉलम बनाते हैं, और यहाँ पे 40, 50, 40, 30 इस तरह से हमने ये लिख दिए हैं। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि हम ये लिख सकते हैं कि भाई पिछले साल यानी 2021 और 2022 वाला जो साल था उसमें बच्चों ने इतने पेड़ लगाए, 2022 और 2023 का जो साल था उसमें बच्चों ने इतने पेड़ लगाए, है ना। कक्षा 6 के बच्चों ने 2021-22 का जो सत्र था उसमें 30 पेड़ लगाए, उसके बाद 2022-23 का जो सत्र था उसमें 40 पेड़ लगाए। कक्षा 7 के बच्चे, उन्होंने 15 पेड़ लगाए 2021-22 में, फिर 2022-23 के जो बच्चे हैं उन्होंने 50 पेड़ लगाए, इस तरह से। अब इसको अगर हमें दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएं, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 2 प्रकार के आंकड़े हमारे पास हो गए हैं। भाई एक आंकड़ा होता तो उसको दंड आलेख चित्रालेख में बना दो। अब ये 2 प्रकार के हैं, 2 साल के आंकड़े हैं। तो जब हमारे पास ये होता है तो इसको हम डबल बार ग्राफ यानी द्विदंड आलेख में दर्शाते हैं, और वो ये है। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक क्लास के लिए 2 साल के बने हैं। तो 2021-2022 का सत्र ये है और 2022-23 का सत्र ये है। तो कक्षा 6 के बच्चों ने 30
पेड़ लगाए 2021-22 में, यहाँ पर मेंशन है। जो ब्लू कलर में है वो 21-22 का है, जो ब्लैक कलर में वो 2022-2023 का है। तो कक्षा 6 के बच्चों ने 2022-23 में 40 पेड़ लगाए। फिर कक्षा 7 के बच्चों की बात करते हैं। इन्होंने, आपको याद है, सबसे कम पेड़ लगाए थे, इन्होंने 15 पेड़ लगाए थे 2021-22 में, लेकिन 2022-23 में इन्होंने कमाल कर दिया, 50 पेड़ लगाए। फिर अब इसमें कक्षा 8 के बच्चे, तो 2021-22 में 40 पेड़, 2022-23 में भी 40 पेड़ इन्होंने एक जैसा ही लगाए, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो कक्षा 9 के बच्चे हैं उन्होंने 50 पेड़ तो लगाए, 45 पेड़ 2021-22 में, और 30 पेड़ लगाए 2022-23 में। तो इनकी जो परफॉर्मेंस है वो कम हो गई है। तो यहाँ देख के हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यहाँ देख के हम ये बता सकते हैं कि कक्षा 7 के बच्चों ने बहुत कमाल का परफॉर्मेंस किया है अगले साल, यानी उन्होंने पिछले साल के मुकाबले इस साल कक्षा 7 के बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा पेड़ लगाए, बहुत अच्छी बात है। कक्षा 9 के बच्चों ने इस बार जो कक्षा 9 के बच्चे उन्होंने लापरवाही की। पिछले साल के कक्षा 9 के बच्चों ने 45 पेड़ लगाए थे, इस बार मात्र 30 पेड़ लगे हैं, तो यानी इन्होंने कम कर दिया है। तो इस तरह से हम ये अध्ययन करते हैं। कक्षा 8 के बच्चे इस बार पिछले साल जो कक्षा 8 के बच्चे थे उन्होंने भी 40 पेड़ लगाए, इस बार वालों ने भी 40 पेड़ लगाए, यानी ये बराबर उनकी परफॉर्मेंस रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम अध्ययन करते हैं। और जब हमारे पास ये 2 प्रकार के आंकड़े होते हैं तो उनको हम द्विदंड आलेख, डबल बार ग्राफ में इस तरह से रखते हैं। तो ये बनता कैसे है अब आपको समझ आ गया। और इसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पर लिखा है प्रयास कीजिए। देखो ये एक्सरसाइज के प्रश्नावली के प्रश्न नहीं है, लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चंस होते हैं, और ये देखो ये करने ज़रूर होते हैं, क्योंकि यहाँ से इनको करके पता चलता है कि हाँ भाई आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। तो इन क्वेश्चंस को यहाँ पर हम करेंगे, बल्कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं करूँगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आप स्वयं से करना। और यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो आंकड़े यहाँ पर दिए हैं, ठीक है, ये सभी आंकड़े लिखे हैं, इनको हमें उपयुक्त आलेख बनाकर निरूपित करना है। तो एक काम करते हैं, अब आप मुझे बताओ कि किस प्रकार का आलेख बनेगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें तो बनेगा दंड आलेख। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने ये वाला बनाया था, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के आंकड़े आपको दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक ही प्रकार के आंकड़े हैं, बेची गई घड़ियों की संख्या और ये महीने। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो इसमें 2 आंकड़े हैं, 2 प्रकार के आंकड़े हैं। पैदल चलने वालों की अलग संख्या है, साइकिल चलाने वालों की अलग संख्या है। तो इसमें कौन सा बनेगा? इसमें ये बनेगा, द्विदंड आलेख बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ओके, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी द्विदंड आलेख बनेगा। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर देखो मंथ लिखे हैं, महीने लिखे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और उन महीनों में बेची गई घड़ियों की संख्या लिखी है कि कितनी घड़ियाँ बेची गई हैं। ओके, तो हम इसका आलेख, कौन सा आलेख बनाना है? हमें दंड आलेख बनाना है। वैसे हम चित्रालेख भी बना सकते हैं इसका, लेकिन चलो दंड आलेख बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से ये बना देते हैं, इस तरह से ग्राफ हम बनाएंगे, ग्राफ पेपर टाइप का। और अब इसमें हम सबसे पहले देखो, हम ये जो ऊर्ध्वाधर वाली जो खड़ी लाइन है, यहाँ पे हम ये जो 1000, 1500, 1500, 2000, 2500, 1500 इनको निरूपित करेंगे। तो इन नंबर को यहाँ पर लिखेंगे, और जो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो लेटी हुई लाइन है, उसमें मंथ आएंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो ये 1000, 1500, 1500, 2000, 2500, 1500, ये इनमें सबसे बड़ी संख्या है 2500। तो यानी अगर हम 500 करके बनाएंगे तो काम बन जाएगा। तो 500, 1000, 1500, 2000, 2500, तो 5 में ही काम हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 1000, 2000, 3000 बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटा छोटा बन जाएगा। तो बेस्ट है 500 करके हम यहाँ पर बनाएंगे। तो 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, ये ठीक है। और ये क्या है? ये है बेची गई घड़ियों की संख्या।
क्लियर हो गया। अब जुलाई के महीने 1000, तो देखो 1000 आ रहा है यहाँ पर, तो 1000 यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ तक हम एक बार बनाएंगे, तो ये बन गया है 1000 तक का, ठीक है ना। ये किस महीने का है? जुलाई के महीने का। उसके बाद फिर अगस्त के महीने 1500, तो 1500 ये है, तो यहाँ तक आएगा, तो ये आया यहाँ तक अगस्त के महीने। सितंबर का भी 1500 है, तो ये भी सेम साइज़ का बनेगा। अक्टूबर में 2000 है, तो 2000 जो है वो यहाँ तक आएगा, तो 2000 ये बना, ठीक है, अक्टूबर के महीने। फिर नवंबर में 2500 है, तो 2500 और ऊपर ये बनेगा, तो ये यहाँ तक बना नवंबर के महीना। और अब है दिसंबर, दिसंबर में ये 1500, तो 1500 तक का बनेगा, ये बन गया 1500 तक का, और ये दिसंबर के महीने का था, तो ये हमने दंड आलेख इसका बना दिया है। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो ये कहा गया है कि कुछ बच्चे हैं जिनको पैदल चलना पसंद है और कुछ बच्चे जिनको साइकिल चलाना पसंद है, और वो 3 स्कूलों का सर्वे किया उन्होंने। सर्वे के बाद आंकड़े इकट्ठे किए, तो ये पाया कि जो स्कूल ए है उसमें 40 बच्चों को पैदल चलना पसंद है, आप देख सकते हैं, और 45 बच्चों को साइकिल चलाना पसंद है। ऐसे स्कूल बी के 55 बच्चों को पैदल चलना पसंद है, 25 बच्चों को साइकिल चलाना पसंद है, और स्कूल सी में 15 बच्चों को पैदल चलना पसंद है और 35 बच्चों को साइकिल चलाना पसंद है। तो ये हमने दर्शाना है। तो क्लियरली आपको ये समझ आ रहा होगा कि हम इसको द्विदंड आलेख में, यानी 2 दंड का जो आलेख होता है वो हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये बना देंगे, और यहाँ पर जो ये ऊर्ध्वाधर वाली वर्टिकल जो लाइन है, इस पे हम संख्याएं लिखेंगे। तो देखो किस तरह से नंबरिंग देंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30 करके लिखेंगे, या 10, 20, 30, 40 करके लिखेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर है 55। 55 जो है, अगर हम 5, 10, 15, 20 करके जाएंगे तो 55 सोचो कहाँ पहुँच जाएगा, है ना। उसके लिए तो 11, 12 लाइन तक हमें जाना पड़ेगा। इसीलिए बढ़िया है कि 10, 20, 30, 40 करके लगाओ। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40 करके हम ये नंबरिंग देंगे, और ये क्या है? बच्चों की संख्या है, ठीक है। और जो ये वाली लाइन है, इसमें 3 स्कूल, स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी के लिए हम यहाँ पे ये स्कूल ए, स्कूल बी और स्कूल सी। इतना क्लियर है? ओके। और अब हम आलेख बनाएंगे। तो सबसे पहले पैदल चलने वाले बच्चे जो हैं उनके बारे में लिखते हैं। तो स्कूल ए के 40 बच्चे जो हैं वो पैदल चलते हैं। तो स्कूल ए के 40 बच्चे पैदल चलते, तो 40 बच्चे यानी यहाँ तक आएगा, तो ये हो गया है, ठीक है। स्कूल बी के 55 बच्चे पैदल जाते हैं, तो 55 आएगा 50 और 60 के बिल्कुल बीच में, तो ये हो गया। स्कूल सी के 15 बच्चे जाते हैं, तो 15 बच्चे 10 और 15 के बीच में आएगा, 10 और 20 के बीच में आएगा ये 15। तो स्कूल सी के 15 बच्चे पैदल चलते हैं, पैदल चलना उन्हें पसंद है, यहाँ तक ठीक है। और अब साइकिल चलाना कितने बच्चों को पसंद है? स्कूल ए के 45 बच्चों को पसंद है। तो हम यहाँ पर दूसरा कलर यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक ही कलर में, देखो अगर आप पेंसिल से बनाओगे तो आप बीच में ऐसी लाइन खींच सकते हो, जैसे 45 तो आएगा 40 और 50 के बीच में, यानी ये। लेकिन इनको अलग दिखाने के लिए आप ये खींच सकते हो बीच में, समझ गए आप। अब स्कूल बी में 25 बच्चों को साइकिल चलाना पसंद है, तो स्कूल बी में 25, तो 25 आएगा 20 और 30 के बीच में, तो ये हुआ, और इनके बीच में हम ये भर देंगे ताकि दोनों अलग दिखें। और स्कूल जो सी है इसमें 35 आएगा 30 और 40 के बीच में, यानी यहाँ तक बनेगा, ठीक है। इसके बीच में ये हम भर देंगे, ओके। अलग से हम ये लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें ये भी बताना है कि कौन सा किस टाइप का है। तो ये इस तरह का जो है ये है पैदल चलने वालों का, और ये जो बना है ये किन का है? साइकिल चलाने वाले बच्चों का ग्राफ, ठीक है। और ये बन चुका है ग्राफ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम द्विदंड आलेख, इसका नाम है द्विदंड आलेख, ये कैसे बनाते हैं, ठीक, क्लियर, ऑलराइट। और अब हम बढ़ते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसको समझने में स्टूडेंट्स को थोड़ा कन्फ्यूज़न होती है, वो है पाई चार्ट, यानी वृत्त आलेख। दोनों बात एक ही, आप वृत्त आलेख बोलो या आप पाई चार्ट बोलो। सबसे पहली बात तो ये है कि पाई का क्या मतलब है। देखो पाई एक खाने की डिश होती है,
ये इस तरह से सर्कुलर इसका शेप होता है, वृत्त की तरह शेप होता है, इसलिए ये जो हम चार्ट बनाते हैं ये भी इसी आकार का बनाते हैं, वृत्ताकार, तो इसीलिए हम इसको पाई चार्ट बोल देते हैं। और जैसे पाई में ऐसी स्लाइसेस कटी होती हैं, ऐसे भी ही हम वृत्त में स्लाइस का ऐसे काटते हैं और इसके बाद अलग अलग जो हिस्से हैं वो अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं। अब यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि जो ये स्लाइस कटे हुए हैं ये इक्वल कटे हुए हैं, लेकिन मान लो कि एक ऑफिस में ऐसा मैनेजर ऐसा कहता है अपने जो उसके अंडर में लोग काम कर रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा काम करेगा उसको सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा इस पाई का। तो उसके बाद मान लो कि कोई मिस्टर ए है, अमित ले लेते हैं, उसको इतना हिस्सा मिलता है पाई का। एक कोई मिस्टर बी हैं, उनको इतना हिस्सा मिलता है। जो मिस्टर सी हैं उनको इतना हिस्सा मिलता है और मिस्टर डी हैं उनको इतना हिस्सा मिलता है। तो अब आप देख के ही बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा काम किसने किया। सबसे ज़्यादा काम अमित ने किया, मिस्टर ए ने किया, तो उनको सबसे बड़ा हिस्सा मिला पाई का। सबसे कम काम किसने किया, आप देख के ही बता सकते हैं, इसमें जबकि लिखा भी नहीं कि कितना काम किया गया है, लेकिन आप ये देख के ही बता सकते हैं कि सबसे कम काम तो भाई डी ने किया होगा। तो ऐसे ही स्लाइस करते हैं जब हम पाई चार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण है, इस तरह से बनता है पाई चार्ट। ये पूरा गोल सर्कल होता है, ये जो पूरा सर्कल होता है इसको हम कहते हैं संपूर्ण। यह है संपूर्ण। और जो इसमें छोटे छोटे ये टुकड़े बने हैं, जो ये पाई के टुकड़े हैं, ये है त्रिज्यखंड। तो इनको हम अलग अलग त्रिज्यखंड कहते हैं। तो इस पाई चार्ट पे क्या दर्शाया गया है, इस पाई चार्ट में किसी व्यक्ति की जो संपूर्ण उसकी आय है उसका अलग अलग हिस्सा इसमें दर्शाया गया है कि जो उसकी इनकम है, उसको जो तनख्वाह मिलती है वो कहाँ कहाँ खर्च होती है। तो अब जबकि यहाँ पे लिखा नहीं कि कितना रुपए कहाँ खर्च हुआ है, लेकिन ये पाई कटा हुआ है, तो आप देख के ही बता सकते हैं कि घर की ईएमआई में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, सबसे कम पैसा खर्च होता है मनोरंजन में। ये मनोरंजन है यहाँ पे लिखा हुआ। तो घर की ईएमआई में ये खर्चा हुआ, राशन में इतना खर्चा हुआ, मनोरंजन में इतना खर्चा हुआ, ये बचत है और ये मिक्स खर्चे हैं। तो सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ हुआ, तो जबकि यहाँ पे नंबर नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन आप देख के ही बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा खर्चा घर की ईएमआई में होता है, सबसे कम खर्चा होता है मनोरंजन वाली चीज़ों में। तो ये है, तो इस तरह से बनता है पाई चार्ट। अब यहाँ पे आप नंबर लिख सकते हैं और आप प्रतिशत भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो व्यक्ति है उसकी जो भी, मान लो कि उनको 20,000 रुपये की तनख्वाह मिलती है, 20,000 रुपये उनकी सैलरी है, 8,000 रुपये घर की ईएमआई में खर्च होते हैं, 5,000 रुपये राशन में खर्च होते हैं, 1,000 रुपये मनोरंजन, 4,000 रुपये बचत है और 2,000 रुपये मिक्स खर्चे हैं। तो यहाँ पे टोटल अगर आप देखें 8, 5, 13, 1, 14, 4, 18, 2, 20,000 रुपये इस तरह से बंट गए हैं। तो ये हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं और साथ में प्रतिशत भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि घर की ईएमआई में 40% खर्चा हुआ, जितना भी तनख्वाह थी उसकी 40% घर की ईएमआई में खर्च हुआ। उसके बाद ये जो राशन है इसमें 25% खर्चा हुआ, फिर उसके बाद 5% मनोरंजन में खर्चा हुआ, 20% बचत हुई और 10% के मिक्स खर्चे हैं। तो ये हम प्रतिशत में भी लिख सकते हैं और नंबर भी लिख सकते हैं। समझ आ रही है आपको बात? तो सबसे पहले तो आपको ये सीखना है कि हम नंबर से प्रतिशत कैसे निकालें और प्रतिशत से नंबर कैसे निकालें। तो सबसे पहले आप ये सीखो यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो कि प्रतिशत यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, केवल नंबर लिखे हैं और आपको प्रतिशत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो एक एक करके सबको लेते हैं। सबसे पहले घर की ईएमआई। घर की जो ईएमआई है उस पर खर्चा होता है 8,000 रुपये। 8,000 रुपये खर्चा होता है, ठीक है। तो ये कितना प्रतिशत है? तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो। जो संपूर्ण है यानी टोटल जो कुल आय है वो है 20,000 रुपये। ईएमआई में खर्चा होता है 8,000 रुपये।
तो अगर हम इसको प्रतिशत में बदलें तो हम क्या करेंगे कि जितना ईएमआई में खर्चा है उसको संपूर्ण से भाग दे दो। 20,000 से हमने भाग दे दिया। अब यहाँ पे दो तरह के रिजल्ट आते हैं, ध्यान से समझो इस बात को। अगर हम इसको ये काटते हैं, 3 0 से ये कटा, 4 दूने 8, 4 पंचे 20, कितना आया 2/5। तो हम इसको 2/5 भाग कह सकते हैं। तो या तो इसको कहो कि ये है 2/5 भाग, और अगर हमें प्रतिशत में इसको लिखना है तो फिर हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को अगर हमें प्रतिशत में लिखना है, यानी अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ और प्रतिशत में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 8,000 बटे 20,000, और इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे। तो ये 3 0 से 3 0 कटा, 20 पंचे 100 और 5 अठे 40, 40%। तो ये हो जाएगा 40%। तो इस तरह से हम भाग भी निकाल सकते हैं, प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। अब राशन की बात करते हैं। अब आप मेरे साथ सॉल्व करो। मेरे लिखने से पहले आप बताओ कि राशन में जो खर्चा आया है वो कितना भाग है, और अगर प्रतिशत में निकालें तो कितना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बात करते हैं कि कितना भाग है। तो 5,000 को हम संपूर्ण से भाग देंगे, यानी 20,000 से हमने भाग दिया, 3 0 से 3 0 कटे, और ये 1 और ये 4, 1/4। तो 1/4 भाग राशन में खर्च हुआ है। तो अगर हमें भाग में लिखना हो, भाग यानी हिस्सा कह सकते हैं, तो 1/4, 1/4 राशन में खर्च होता है। लेकिन अगर हमें इसकी जगह पे प्रतिशत में लिखना है तो हम क्या करेंगे, वैसे ही हमें करना है, बस 100 से इसमें गुणा कर देना है। तो ये 3 0 से 3 0 कटा, 5 को 20, 4 से कटेगा 25 बार जाएगा, और ये हुआ 25%। तो यहाँ पे आप प्रतिशत लिख सकते हैं, 25%, ठीक है। और ऐसे आप ये बाकी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रतिशत निकालते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर हमारे पास पहले से ही प्रतिशत हो तो हम ये संख्याएं कैसे निकालें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो व्यक्ति के खर्चे हैं उनकी जो आय का पूरा जिस तरह से बटी हुई है वो यहाँ पे मैंने प्रतिशत में लिखा है। तो प्रतिशत में अगर केवल प्रतिशत है, कोई भी संख्या हमारे पास नहीं है, तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि कितना रुपए एग्जैक्टली खर्चा हुआ है। लेकिन हाँ, आप ये देख के तो बता सकते हैं ना कि किस चीज़ में ज़्यादा खर्चा हुआ है, किस चीज़ में कम खर्चा हुआ है। लेकिन अगर आपको ये संख्या में बताना हो तो आपके पास एक संपूर्ण आय ज़रूर दी होगी कि उस व्यक्ति की जो आय है वो है 20,000 रुपये। और अब ये बताओ कि राशन में कितना खर्चा होता है। तो अब हम कैसे निकालेंगे कि अगर हमें राशन में खर्चा निकालना हो तो राशन में खर्चा क्या होगा भाई, कुल आय का कितना प्रतिशत खर्चा होता है राशन में, कुल आय का 25% खर्च होता है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी जगह पे गुणा कर देंगे और 25/100 लिख देंगे हम, और ये कटा और ये आ जाएगा 1,000, ठीक है ना। तो 25 नहीं, यह आया 5,000, 25 दूने 50, 5,000। तो 5,000 रुपये ये आ जाएगा कि 5,000 रुपये राशन में खर्चा आया है। अगर ये लिखा हो अगर आपको निकालना हो कि मनोरंजन में कितना खर्चा होता है, तो अब आप निकालो, आप मेरे साथ निकालो कि मनोरंजन में कितना खर्चा होता है। तो मनोरंजन में होता है 20,000 रुपये, जो उनकी आय है उसका 5%, यानी 20,000 में 5/100 का हम गुणा करेंगे, 2 0 से 2 0 कटा और ये 1,000 आ चुका है। तो 1,000 रुपये खर्चा होता है मनोरंजन में। और इस तरह से आप हर एक चीज़ का निकाल सकते हैं। हो सकता है कि केवल भाग दिया हो कि बचत जो है वो है 1/5 भाग। तो बचत कितनी है, तो 1/5 भाग बिल्कुल किसकी, आय का 1/5 कर देंगे हम, यानी जो आय है उसमें 1/5 का गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4,000। तो इस तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4,000। तो अगर प्रतिशत में दिया हो तो इस तरह से कर देंगे, आपने देखा। और अगर भाग में दिया हो कि इतना भाग खर्चा होता है तो ये कर देंगे इस तरह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको सब कुछ एक एक चीज़ समझ आ गई होगी।
अब मैं आपको बताता हूँ कि पाई चार्ट को हम बनाएं कैसे, पाई चार्ट ड्रॉ कैसे करें। अगर हमारे पास इस तरह से कोई आंकड़े दिए हैं और इससे हमें पाई चार्ट बनाना है तो पाई चार्ट बनेगा कैसे। और ये क्वेश्चन मैंने आपकी बुक से ही लिया है, तो आपकी बुक में एक पाई चार्ट है, एनसीईआरटी की बुक में ये पाई चार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक दिन में एक बच्चे द्वारा व्यतीत किया गया समय, तो जो अलग अलग गतिविधियाँ हैं उनमें अलग अलग समय खर्च होता है। सोने में 8 घंटे खर्च हो रहे हैं, गृह कार्य में 4 घंटे और इस तरह से, अन्य में 3, खेल में 3, स्कूल में 6 घंटे खर्च होते हैं। कुल समय 24 घंटे होता है पूरे दिन भर में, ये आप जानते हैं। और अगर हमें ये पाई चार्ट बनाना हो, मान लो कि ये नहीं है पाई चार्ट और हमें ये बनाना है, तो हम कैसे बनाएं। पहली बात तो ये कि ये पाई चार्ट भी सही से बना हुआ नहीं है। जब हम बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें गलती है, ये पाई चार्ट एकदम अच्छे से नहीं है बना हुआ। हम एकदम बड़ी अच्छे से बनाएंगे। ओके, तो पाई चार्ट बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है कोण। क्या कहा मैंने, कोण। तो आप ये देख सकते हैं कि जो अलग अलग त्रिज्य खंड यहाँ पर हैं, अलग अलग सेक्टर ये हैं, इनके कोण होते हैं। यानी एक इसका कुछ कोण है, जैसे ये 120 अंश है, उसके बाद ये 60 अंश का है। जो भी अंश जितने हैं मैं अभी आपको बताऊंगा कि कितने कितने अंश के हम बनाएंगे। और फिर ये सब कोण हमें बनाने होते हैं। तो उसके लिए हमें अलग अलग के कोण चाहिए कि सोना जो है वो कितने कोण में आ रहा है, गृह कार्य कितने कोण में आ रहा है। अलग अलग के हमें सबसे पहले तो क्या निकालने हैं, कोण निकालने हैं। ठीक है, तो माय डियर, ये जो पूरा सर्कल है, पूरा का पूरा वृत्त कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है। तो ये जो अलग अलग बटे हुए हैं ये 360 के ही हिस्से हैं, तो 360 को ही हमें बांटना है। ठीक है, तो ये जो टेबल है इसी में ही हम एक और कॉलम बना के कोण यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले जो सोने की गतिविधि है उसमें कितना कोण बनेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ये यहाँ पर 8 घंटे इसमें खर्च होते हैं और कुल समय क्या होता है, 24 घंटे होते हैं ना, तो 24 से हम भाग देंगे और 360 का गुणा कर देंगे। तो ये कटेगा, ये 3 बार जाएगा, 3 से ये कटा, 120 अंश आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद गृह कार्य में 4 घंटे खर्च होते हैं और कुल समय है 24 घंटे, इसमें भी 360 का गुणा करेंगे, तो ये कटा, 4 6 के 24, 6 से भाग देंगे तो ये 60 अंश आएगा। अन्य में 3 घंटे खर्च होते हैं, कुल 24 है, इसमें भी 360 का गुणा करेंगे तो ये कटा 8 और ये आ जाएगा 45 अंश। खेल में 3 घंटे खर्च होते हैं और 24 घंटे कुल समय है, उससे भाग दे देंगे, 360 से गुणा कर देंगे और ये भी 45 अंश आएगा। और इसके बाद है जो स्कूल में 6 घंटे खर्च होते हैं, कुल समय होता है 24 घंटे, 360 का गुणा कर देंगे, ये 4 बार जाएगा और ये 90 अंश आ जाएगा। तो ये सबके कोण यहाँ पर आ चुके हैं, 120, 60, 45, 45, 90। और अब हम इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले एक हम पूरा वृत्त बनाएंगे, ये वृत्त है। चलो हम एक काम करते हैं, ब्लैक पेन से बनाते हैं। तो ये संपूर्ण वृत्त है, ये पूरा पाई है। ठीक है, पूरा पाई का मतलब वही जो खाने वाला पाई होता है, उसी से पाई चार्ट शब्द बना है, फ्रेज बना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अब इस पाई के हम हिस्से करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या है कि जो इसका केंद्र है और एक लाइन हम ये ड्रॉ कर देंगे। ये हमें करना ही है, ये शुरू में कर देना है, बिल्कुल। तो ये हमने लाइन इसमें ड्रॉ कर दी है। अब कोण बनाना शुरू करते हैं। तो कोण किससे बनाएंगे हम, चांद की मदद से। तो इसकी मदद से हम कोण बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोण बनाना तो आपको आता होगा इसकी मदद से। तो देखो, सबसे पहले हमें कितने अंश का कोण बनाना है, सबसे पहले हमें 120 अंश का कोण बनाना है। और क्या बात है, ये तो एकदम परफेक्ट फिट हो गया इसमें। 120, तो 120 आएगा यहाँ पर, ये 120 है। ठीक है, मान लो कि अगर एकदम फिट नहीं आ रहा है, छोटा भी है या बड़ा है चांद, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोण तब भी हमारा वैसे ही बनेगा। तो ये है, और 120 अगर आप यहाँ पे आपको, तो कोण कैसे बनाते हैं, जो चांद का 0 है वो लाइन पे आता है। तो ये 0 जो है यहाँ पे
आप ये देख रहे होंगे, ये बिल्कुल इसके लाइन पे आ रहा है। और 120 आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस दिशा में 120 है, तो ये 120, और इसको मिलाते हुए, केंद्र से इसको मिलाते हुए हम लाइन खींचेंगे, है ना। 120 ये है ना, तो इससे मिलाते हुए हम एक लाइन खींचेंगे। तो इसको करते हैं साइड में और एक लाइन हम खींचते हैं। तो ये लाइन हम खींच चुके हैं और ये कोण क्या है, 120 अंश का कोण है। अब इसके बाद, और ये कौन सी गतिविधि है, ये है सोना। अब इसके बाद गृह कार्य में 60 अंश का कोण बनाना है हमें। तो अब देखो, अब ये जो लाइन यहाँ पर है, इस लाइन को हम आधार लेंगे, यानी इस चांद का जो 0 है वो हम इस लाइन पर लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आएगा 60। अगर आप देखें तो 60 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल ये 60 अंश है यहाँ पर। तो केंद्र से इसको मिलाते हुए हम लाइन खींचेंगे। तो केंद्र से इसको मिलाते हुए हम ये लाइन खींचेंगे। तो ये हमने लाइन खींच दी है, ठीक है। ये कितना अंश है, ये 60 डिग्री है, 60 अंश, और ये गृह कार्य। तो ये एकदम परफेक्ट बन रहा है ये। अब इसके बाद कौन सी गतिविधि है, अन्य, ये दोनों हो गए अन्य, 45 अंश। तो अब ये जो लाइन है, यहाँ से आगे कोण बनाना है इस तरफ। तो जो प्रोट्रैक्टर है, चांद है, उसका जो लाइन है 0 बिल्कुल इस लाइन पे आएगा, और 45 अंश यहाँ पर, ये 45 है। तो इसको मिलाते हुए हम लाइन खींचेंगे। ये हो गया है, ये है 45 अंश, और ये किस कार्य में खर्च हो रहा है, ये अन्य में खर्च हो रहा है ना, अन्य। अब खेल है, खेल भी 45 अंश है। तो फिर यहाँ से आगे हम 45 और बनाएंगे। तो 45 यहाँ पर आ रहा है ये। तो इसको मिलाते हुए हम ये केंद्र से मिलाते हुए ये लाइन खींचेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया है, ये भी है 45 अंश, और ये खर्च हुआ है खेल में ये समय, और बाकी जो बचा है वो 90 है। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल 90 अंश बचा है हमारे पास अब, है ना। ये हुआ, यहाँ पे आप देखो तो बिल्कुल 90 डिग्री बचा हुआ है। तो यानी एकदम परफेक्ट बना है ये 90 डिग्री है। और ये खर्च हुआ है, ये स्कूल में खर्च होता है। यहाँ पर आप जो समय है वो भी लिख सकते हैं, 8 घंटे, गृह कार्य में 4 घंटे, अन्य 3 घंटे, और इस तरह से ये पूरा हमारा परफेक्ट पाई चार्ट बन गया है। तो ऐसे बनता है पाई चार्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि पाई चार्ट हमें बनाना कैसे होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित के 4th चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन, इसका एक टॉपिक है संयोग एवं प्रायिकता, उसे कवर करेंगे। तो अगर आपने ये चैप्टर देखा है तो आपको पता होगा कि सबसे लास्ट में इस चैप्टर के एक टॉपिक है संयोग एवं प्रायिकता। तो उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे, बहुत अच्छे से मैं आपको ये समझाऊंगा। और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में ये वीडियो शेयर करें। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। देखिए, संयोग क्या है। मान लीजिए कि आप कहीं जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं और पिछले काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हो रही है। तो आप छाता लेकर नहीं निकलते हो कि क्या छाता लेके जाना है ना, बारिश तो नहीं हो रही है। और उस दिन बारिश हो जाती है, तो फिर आप क्या कहते हो कि यार चांस की बात है कि बारिश हो गई। यानी चांस, संयोग, इसे ही हम कहते हैं संयोग। ऐसे ही मान लो कि आपके एरिया में लाइट नहीं जाती है और काफ़ी दिनों से लाइट नहीं गई है, बहुत ही कम जाती है, और एक दिन आपके यहाँ मेहमान आ जाते हैं और उसी दिन लाइट चली जाती है। तो फिर आप क्या कहते हो कि वैसे लाइट नहीं जाती, पर आज चांस की बात है कि आप भी आए और लाइट भी चली गई। इसी तरह से बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनकी होने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी हो जाती हैं कभी कभार। तो हम क्या कहते हैं कि ये एक संयोग है। तो
तो संयोग हम इसे ही कहते हैं। तो आपको ये बात समझ आ गई? ऑलराइट, अब प्रायिकता क्या है ये मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। उससे पहले यादृच्छ प्रयोग ये क्या होते हैं? तो ऐसे प्रयोग जिसकी भविष्यवाणी हम ठीक ठीक से नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो, अगर आपके पास ऐसा सिक्का है जिसके दोनों तरफ हेड बना हुआ है, दोनों तरफ हेड है, कोई सिक्का है और इसके दोनों तरफ हेड बना हुआ है, तो फिर आप अगर कोई सिक्का उछालेगा तो आप क्या कहोगे? आपको पता है कि हेड आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ उसका हेड है। लेकिन अगर कोई सिक्का ऐसा है कि जिसके एक तरफ हेड है और दूसरी तरफ टेल है उसके, तो फिर क्या होगा कि अब आप ये ठीक ठीक से नहीं कह सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो ऐसे प्रयोग को हम क्या कहेंगे? यादृच्छ प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसे ही एक और घटना लेते हैं, एक और प्रयोग लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा पासा, इस तरह से एक डाइस होता है। तो इसमें एक तरफ ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5 ऐसे बने होते हैं। तो जब आप इसे रोल करते हैं तो फिर आप एकदम से ठीक ठीक कह सकते हो कि ये आएगा? नहीं कह सकते। तो इसे भी हम यादृच्छ प्रयोग कहते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आगे क्या आएगा। तो इन्हें क्या कहते हैं? यादृच्छ प्रयोग कहते हैं। ऐसे प्रयोग जिनकी ठीक ठीक भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती है। तो अब आपको ये भी समझ आ गया यादृच्छ प्रयोग क्या होता है। अब बात करते हैं परिणाम की। परिणाम किसे कहते हैं? परिणाम कहते हैं जो हमारे पास आते हैं। यानी अगर हमने एक सिक्का फेंका तो एक तो हेड आएगा, एक टेल आएगा, यही तो आते हैं सिक्का फेंकने में। तो ये क्या है? ये परिणाम है। हेड आना एक परिणाम है, टेल आना एक परिणाम है ना। अगर हमने एक पासा फेंका, एक डाइस फेंका, तो उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो ये सभी क्या हो गए? ये सभी परिणाम हो गए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब हम सिक्का फेंकते हैं, एक सिक्का फेंकते हैं, तो कितने परिणाम आते हैं? 2 परिणाम। यहाँ पे देखो ना, या तो हेड आएगा, टेल आएगा, तो 2 परिणाम होते हैं सिक्के में। और अगर हम पासा फेंकते हैं, कोई डाइस फेंकते हैं, जो अभी मैंने ये बनाया था, तो इसमें कुल कितने संभव परिणाम होते हैं? तो कुल 6 परिणाम होते हैं। या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6। तो टोटल कितने परिणाम हैं? 6 परिणाम हैं इसके। तो इन्हें कहते हैं परिणाम, है ना। ऐसे ही और भी हो सकता है कि कोई बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, अब वो एग्ज़ाम में पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। तो पास होना भी एक परिणाम है, फेल होना भी एक परिणाम है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई टीम मैच खेल रही है, क्या क्या परिणाम उसके हो सकते हैं? उसका ये हो सकता है कि या वो टीम मैच हार जाएगी, या वो मैच जीत जाएगी, या ये भी हो सकता है कि बारिश की वजह से मैच रद्द हो जाए। तो उसके 3 परिणाम संभव है। पहले तो स्कोर बराबर भी हो जाता था कि अगर दोनों के रन बराबर हैं तो टाई भी हो जाता था, वो भी एक परिणाम होता था। लेकिन आजकल तो खैर स्कोर बराबर नहीं होता है। अगर बराबर हो गया तो सुपर ओवर होता है, ये आप जानते होंगे। तो कहने का ये मतलब है कि इन्हें हम कहते हैं परिणाम। तो परिणाम समझ आ गया? ओके। और अब है समप्रायिक परिणाम। समप्रायिक परिणाम यानी इसको हम समसंभाविक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संभावित परिणाम, यानी ऐसे परिणाम जिनकी संभावना बिल्कुल बराबर होती है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सपोज दैट कोई एक स्टूडेंट है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो उसके पास होने की और फेल होने की दोनों की जो चांस हैं, दोनों के होने के चांस क्या बराबर हैं? क्या पास होने का परिणाम और फेल होने का परिणाम दोनों बराबर हैं? 50-50 चांस है? नहीं है, क्योंकि उसके पास होने की संभावना ज़्यादा है, फेल होने की संभावना कम है। ऐसे कोई बच्चा पढ़ाई में अगर कमज़ोर है तो उसके पास होने की संभावना कम है, फेल होने की संभावना ज़्यादा है। इसी प्रकार से कोई क्रिकेट की टीम है, बहुत अच्छी टीम है, और अगर वो खेल रही है तो उसके मैच जीतने की संभावना ज़्यादा है, मैच हारने की संभावना कम है। तो इन्हें हम समसंभाविक या समप्रायिक परिणाम नहीं कहेंगे। तो फिर किन्हें कहेंगे? अब यहाँ पर मैं उदाहरण वापस से देता हूँ सिक्का उछालने का। हमने एक सिक्का उछाला
तो उसमें हेड आने का और टेल आने का, दोनों का जो परिणाम है बिल्कुल दोनों के चांस बराबर हैं। जितने चांस हेड आने के हैं उतने ही चांस टेल आने के भी हैं। तो हम ये कहेंगे कि सिक्का उछालने के जो परिणाम है ये समसंभावित यानी समप्रायिक परिणाम है। दोनों में से कुछ भी शब्द यूज़ कर सकते हैं, समसंभावित भी और समप्रायिक भी, जो आपको सही लगे। ऐसे ही जब हम एक पासा फेंकते हैं लूडो खेलते हुए, तो उसमें 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है और सभी के आने की बराबर संभावना है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है उसमें, ठीक है, 6 तक। तो उन सभी के आने की बराबर संभावना है। आप ये नहीं कह सकते कि ना भाई 1 आएगा, मैं कह सकता हूँ श्योर, नहीं कह सकते आप किसी भी नंबर के लिए नहीं कह सकते कि पक्का ये आएगा। सभी के आने की बराबर संभावना है, तो इन्हें हम कहते हैं समसंभावित परिणाम। आपको बात समझ आ गई कि समसंभावित परिणाम क्या होते हैं? ओके, और अब है प्रायिकता क्या है। तो देखो माय डियर, प्रायिकता होती है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर इस तरह से, तो ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है। इसको मैं अलग से भी लिख देता हूँ क्योंकि इसका बहुत यूज़ होगा आगे। तो प्रायिकता क्या है? घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या और प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या, यह है प्रायिकता। अब ये क्या है, मैं आपको बहुत आसान उदाहरण देता हूँ। एक बैग है, एक बैग में एक बॉल है सफ़ेद यानी वाइट, एक ब्लैक है, एक और वाइट है, एक और वाइट है। तो 3 वाइट हैं, एक ब्लैक है। अब आपको यहाँ से बॉल निकालनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रायिकता ज्ञात करो, प्रायिकता को P से हम दर्शाते हैं, ध्यान रखना कि प्रायिकता ज्ञात करो कि सफ़ेद बॉल आने की प्रायिकता क्या है। तो घटना क्या है इस समय? इस समय घटना है, देखो ध्यान से देखो, घटना होती है जो हम प्रयोग करते हैं और जो परिणाम हम, जिस परिणाम के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि बॉल निकालना, यह एक बॉल, हमने सफ़ेद बॉल निकालना, यह एक घटना है, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पे बिना देखे हमने बॉल निकालनी है। अब आप बताओ कि बिना देखे हम सफ़ेद बॉल निकालेंगे, उसके चांस ज़्यादा हैं या ब्लैक बॉल निकालने के चांस ज़्यादा हैं? तो आप भी कह रहे होंगे कि सफ़ेद बॉल निकालने के चांस ज़्यादा हैं क्योंकि इसमें सफ़ेद बॉल यानी वाइट बॉल ज़्यादा हैं इसमें। बिल्कुल सही। तो अगर हमें वाइट बॉल की प्रायिकता चाहिए तो जो वाइट बॉल हैं वो ऊपर आएंगी। कितनी बॉल है वाइट? 3 है, और नीचे कुल बॉल आएंगी यानी 4, और ये सफ़ेद बॉल आने की प्रायिकता हो गई है। इसी प्रकार से अगर हम ब्लैक बॉल आने की प्रायिकता ज्ञात करें तो ब्लैक बॉल है कितनी यहाँ पे? 1 है, और कुल बॉल कितनी है? 4 है। तो घटना बनाने वाली यानी जो हमें चाहिए, जो प्रश्न पूछा गया है वो ऊपर आएगा और सभी संभव परिणाम नीचे आएंगे। इस तरह से हम प्रायिकता लिखते हैं। एक और मैं उदाहरण देता हूं। एक पासा यानी डाइस, जिससे हम, जो लूडो का पासा होता है, तो ये हमने रोल किया। तो इसमें अगर ये आपसे पूछा जाए कि प्रायिकता ज्ञात करो सम संख्या आने की, सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि सभी परिणाम लिखेंगे कि सभी क्या क्या परिणाम हैं पासे में। तो पासे में क्या क्या परिणाम होते हैं? पासे में 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, इनमें से कोई भी आ सकता है। अब इनमें सम संख्याएं कितनी हैं? तो आप जानते हैं ना, सम संख्या 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है। तो कितनी सम संख्याएं हैं? 3। और सभी परिणाम कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 3/6 ये हमारा आंसर आ गया। आप इसको काट सकते हो, 3 × 3, 3 दूने 6, और आंसर हमारा 1/2 आ गया है। अगर हमें प्रायिकता ज्ञात करनी हो विषम संख्या की प्रायिकता, तो क्या होगा विषम संख्या आने की प्रायिकता? तो विषम संख्याएं कितनी है यहाँ पे? तो अब विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है।
यानी कुल 3 विषम संख्याएं हैं और सभी संभव परिणाम कितने हैं? 6 हैं। तो ये भी 1/2 आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें 3 के गुणज यानी जो 3 के पहाड़े में आते हैं उसकी प्रायिकता क्या है, तो 3 के गुणज यहाँ पर कौन कौन से हैं? 3 का गुणज एक तो 3 है, एक 6 है। 3 के पहाड़े में तो यही आते हैं ना, यानी 2 है ना, एक 3 और एक 6, और नीचे तो सभी 6 आएंगे, तो इसकी प्रायिकता होगी 1/3। इस प्रकार से हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो अब आपको समझ आ गया? ओके। और अब एक और चीज़ है कि अगर हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है नहीं होने की, किसी चीज़ के नहीं होने की प्रायिकता, तो किसी चीज़ के नहीं होने की प्रायिकता होती है 1 माइनस उस चीज़ के होने की प्रायिकता। है ना? तो मान लो किसी छात्र के पास होने की प्रायिकता, यानी प्रायिकता किसके? उसके पास होने की प्रायिकता है 2/3। तो उस छात्र के पास नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? पास नहीं होने को हम फेल भी कह सकते हैं। तो उसके लिए हम 1 में से इसको माइनस कर देंगे, ध्यान रखना। तो 1 में से इसको माइनस किया, 1/3 आ गया है। ठीक है। तो अब आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो प्रायिकता होती है किसी भी चीज़ की, वो सबसे कम होती है 0 और सबसे ज़्यादा होती है 1। ये ध्यान रखना, प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होती है। प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि किसी घटना के होने की संभावना है 1.5, उसकी प्रायिकता है 1.5, आप कहोगे ये तो गलत बोल रहे हो आप, 1.5 प्रायिकता हो ही नहीं सकती। सबसे ज़्यादा प्रायिकता 1 है। अगर किसी की प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता, मैं घटना को ई ले रहा हूँ, ठीक है, इवेंट, किसी भी घटना की प्रायिकता अगर 1 है, किसी घटना के होने की प्रायिकता, इसका मतलब इसको हम कहते हैं निश्चित घटना, यानी ये पक्का होगी। अब एक सिक्का है या कोई बॉल है, वो अपने हाथ से आप छोड़ रहे हो, उस बॉल के नीचे आने की क्या प्रायिकता है? तो आपको तो पता है ना कि भाई मैं जितनी बार छोड़ूंगा नीचे आएगी, 1000 बार छोड़ूंगा 1000 बार नीचे आएगी। तो इसकी प्रायिकता क्या है? इसकी प्रायिकता 1 है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस बॉल को मैंने छोड़ा और ये ऊपर गई, इसकी प्रायिकता क्या है? तो आप कहोगे कि छोड़ के ऊपर कैसे जाएगी, वो तो कभी नहीं जाएगी, चाहे आप 1000 बार छोड़ो उसको। तो यानी इसके होने की प्रायिकता 0 है। तो जब किसी भी घटना की प्रायिकता 0 होती है तो इस परिणाम को हम कहते हैं असंभव परिणाम। यानी यह असंभव घटना है, असंभव, यह परिणाम आना असंभव है, इस चीज़ का होना असंभव है। तो ये है बेसिक प्रायिकता। प्रायिकता के मैं आपको 1-2 और छोटे क्वेश्चन बताता हूँ। मैं अभी तक तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ आ गया होगा। वैसे एक सिक्का है, सिक्का को उछाला जाता है, हेड आने की क्या प्रायिकता है बताओ? हेड आने की प्रायिकता क्या है? तो देखो, जब हम सिक्का उछालते हैं तो सिक्के के जो सभी परिणाम होते हैं क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो जो सभी परिणाम होते हैं इनका एक ग्रुप बना दो। भाई सिक्के में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अच्छा, हेड, अब देखो हमने हेड आने की प्रायिकता निकालनी है। तो हेड देखो, आपके बुक में चित और पट है, चित यानी हेड, पट यानी टेल, तो आप इसका ध्यान रखना, ठीक है। हेड टेल ज़्यादा इजी है बोलना, इसलिए मैं वो कह रहा हूँ। तो हेड कितनी बार है? हेड तो 1 बार है ना ये, लेकिन सभी परिणाम की संख्या नीचे आती है, यानी 2, तो इसका आंसर 1/2 आ गया है। टेल आने की क्या संभावना है? तो टेल भी 1 ही है और नीचे सभी परिणाम, तो इसकी प्रायिकता भी 1/2 है, ठीक। अच्छा, अगर हमारे पास 2 सिक्के हैं, 2 सिक्के अगर उछाले जाते हैं
तो पहली बात तो यह है कि सभी परिणामों को हम किस तरह से लिखेंगे, इस पे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। पहले मैं सभी संभव परिणाम आपको बता रहा हूँ। तो इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं जब हम दो सिक्के उछालते हैं। तो ध्यान से देखो, दो सिक्के हम उछालेंगे, या तो दोनों में हेड आएगा, है ना, दो सिक्के हमने उछाले, या तो दोनों में हेड आया, या तो पहले सिक्के में हेड और दूसरे सिक्के में टेल आएगा, या फिर यह हो सकता है कि पहले में टेल आए दूसरे में हेड आए, और या फिर दोनों सिक्कों में टेल आ सकता है। तो ये सभी परिणाम हो गए। अब प्रश्न इस पे कैसे बन सकते हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है दो हेड आने की, दो हेड यानी दो चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो दो हेड आने की प्रायिकता यहां पर क्या है। तो दो हेड यहां कितनी बार आपको दिख रहे हैं, इसमें दो हेड कितनी बार हैं, एक ही तो बार है जब दो हेड आ रहे हैं, और सभी संभव परिणाम नीचे आते। तो सभी परिणाम कितने हैं टोटल, 4 है ना, 1 2 3 4। तो सभी परिणामों की संख्या को हम नीचे लिखते हैं, और ये आ गया है। अगर क्वेश्चन ये हो कि एक हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो एक हेड कितनी बार आता है, तो एक हेड एक तो इसमें है और एक इसमें है, यानी 2 बार एक हेड आ सकता है, और नीचे सभी परिणामों की संख्या, ये कट जाएगा, 1/2 आएगा। और ऐसे ही हम ये कह सकते हैं कि या तो हम 2 टेल कह सकते हैं, या कभी कभार क्वेश्चन ये आता है कि कोई हेड नहीं, कोई हेड नहीं। तो कितनी बार ऐसा है कि कोई भी हेड नहीं, तो इसमें कोई भी हेड नहीं है ना, दोनों टेल हैं, तो वो भी 1 है और नीचे 4। तो इस तरह से हम प्रायिकता इसकी ज्ञात करते हैं। तो बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, उनको भी सॉल्व करके मैं पूरी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है उसमें लगा दूंगा, आप उन वीडियोस को भी देख लेना। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के मैच जीतने की प्रायिकता है ये, तो भारत के मैच नहीं जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो क्या करते हैं हम इसके लिए, तो इसके लिए हम 1 में से माइनस कर देते हैं। अगर आपको डिटेल में लिखना है तो प्रायिकता है मैच जीतने की, ये है 5/6। तो यानी नहीं जीतने की प्रायिकता क्या है, नहीं जीतने की प्रायिकता होती है 1 माइनस जीतने की प्रायिकता। तो जीतने की प्रायिकता और नहीं जीतने की प्रायिकता दोनों मिला के 1 होता है, तो 1 में से ये माइनस हो जाएगा और ये 1/6 आ गया है। इस तरह से हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। अगर उल्टा होता, नहीं जीतने की प्रायिकता दी होती, जीतने की प्रायिकता मांगी होती, तो फिर भी हम 1 में से ही माइनस करते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।